हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में अपने पर्टिकुलर एम को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर, जो क्वेश्चंस हमारे पास में ऑलरेडी गेट 2021 में अपीयर्ड हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के एग्रीकल्चर ब्रांच के पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास में दे रखा है 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमारे पास में 0.25। तो मैं यहाँ पे डेटा को लिखता हूं एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.25। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर आपको पता हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है हमारे पास में, कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाता है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत बार इसके बारे में जिक्र किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है प्रोबेबिलिटी का, वो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारे पास में साइमल्टेनियस अकरेंस दो इवेंट्स के क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। ठीक है, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो 0 है, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट तो 0 है, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमसे क्या पूछा गया, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए यूनियन बी, ए अपॉन ए यूनियन बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं खुद से तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, डेटा आपके पास है, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आप एक बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको सॉल्यूशन समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करें हम लोग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होता है। ये इतना तो सबको पता है। ठीक है, चलिए, तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पर बी के जगह, अगर मैं यहाँ पर बी के जगह पर, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बी के जगह पर ए यूनियन बी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मुझे जहां जहां बी है वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ए यूनियन बी। क्यों लिख रहा हूं मैं, वो आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। जहां जहां पर बी है मैं वहां पर क्या लिख रहा हूं, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए, तो देखिए अब आप इसको टैली करिए, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को आप कंपेयर करिए, देखिए क्या दोनों मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। हमें यही पूछा गया है जो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास में, सपोज कर लीजिए यही वैल्यू में निकालनी है, x मान लेता हूँ मैं इस वैल्यू को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखना पड़ेगा इनटू x। में इस वाले पार्ट को x लिख देता हूँ क्योंकि यही वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू x है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों को ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड करेंगे, कितना होगा 0.35 प्लस 0.25। ये आ गया हमारे पास में ए यूनियन बी। ठीक है, ये आ जाएगा 0.60। ठीक है, इनटू एक्स कर देते हैं।
अब इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, अब बताइए इस वाले पार्ट को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, वेन डायग्राम का यूज करता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, अगर मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी, ये लीजिए ए, ये लीजिए बी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। तो हमारे पास में ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी होता है हमारे पास में ये वाला पार्ट, ए यूनियन बी ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में, ए के साथ में। अगर हमें इस वाले पार्ट का ए यूनियन बी मैंने रेड कलर से आपको सेट कर दिया है, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ में, दैट मींस इस वाले पार्ट में से जो शेडेड पार्ट है उसमें से ए के साथ में क्या कॉमन है, आप मुझे बताइए। उस वाले पार्ट में से ए के साथ क्या कॉमन है, ए के साथ ये वाला पार्ट कॉमन है जो अभी मैं ब्लैक कर रहा हूं। दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, ठीक है। जो रेड वाला पार्ट था वो था ये वाला पार्ट, और जो मैंने इंटरसेक्शन लिया ए के साथ में, दैट मींस ए के साथ में कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, ए यूनियन बी का, ठीक है। सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, दैट मींस 0.35 हम यहां लिखेंगे, 0.35। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप x को अगर निकालेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0.583, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.583। 3 डेसिमल प्लेस तक हमें लिखना है, इसलिए मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा है, राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये वाला जस्ट यहाँ पर आपको समझना क्या था, इस वाले पार्ट को, कि ये वाला पार्ट हम कैसे लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट, और ये वेन डायग्राम से हमने कैसे इसको यहाँ लिखा है, ठीक है। बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपको ये अगर बात पता थी तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट और 2 मिनट में आप बना सकते थे। अदरवाइज अगर आपको ये बात पता नहीं होती एग्जाम में तो आपको ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में एग्रीकल्चर ब्रांच के पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। लेट x बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द टेम्परेचर मेजर्ड, ठीक है। हमारे पास में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन है, जहां पर कि हमारे पास में रेंज ऑफ टेम्परेचर दे रखा है 0 से 100 डिग्री तक सेल्सियस में। लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है x का, वो क्या दे रखा है हमारे पास में, fx दे रखा है हमारे पास में 0.01, ठीक है। और उसका रेंज दे रखा है हमारे पास में 0 से लेकर 100 तक। हमसे पूछा गया है मीन। तो अगर आपने प्लेलिस्ट में लेक्चर जो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे पास मीन हम कैसे निकालते हैं। दैट मीन्स ई ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ई ऑफ एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स एफ एक्स डी एक्स। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में अगर हम इंटीग्रेशन कर दें 0 से लेकर 100 तक लिमिट है हमारे पास में, एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास में, एफ एक्स हम लोग लिखते हैं, पहले मैं एफ एक्स लिखता हूँ, एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास में 0 से 100, ठीक है, एक्स होगा यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू 0.01 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0.01, ठीक है, और dx कर दूंगा। इसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, ये लीजिए x²/2, 0 से 100, यहाँ पर 0.01 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया बताइए, x² दैट मीन्स 100 into 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कि 0 तो वहां पे खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये भी आ जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 50। दैट मीन्स जब हमारे पास 50 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है, 50 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर ब्रांच के पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, गेट 2021 के पेपर में। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास में एग्रीकल्चर ब्रांच के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, गेट 2021 में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से रीड करके इस क्वेश्चन को आप सेल्फ से आप एक बार ट्राई करिए। अगर नहीं बनता तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन पे।
मैं रीड करता हूँ इस क्वेश्चन को। अ 9 member कमिटी of an agricultural university consists of 4 BTech, 3 MTech and 2 PhD students। एक 9 members की कमिटी बनाई जा रही है, 9 members की कमिटी बनाई जा रही है, जिसमें से कि जो क्या कंसिस्ट कर रहा है, 4 BTech के स्टूडेंट्स को कंसिस्ट कर रहा है और 3 MTech के स्टूडेंट को कंसिस्ट कर रहा है, MTech, ठीक है, और 2 PhD के स्टूडेंट्स को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल 9 मेंबर्स हो गए, 4 3 7 2 9, ठीक है, इनको मिलाकर 9 मेंबर्स हो गए। हमसे क्या बोला गया है, इट इज डिसाइडेड टू रिमूव 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम द कमिटी एट रैंडम। जो 9 मेंबर्स की कमिटी बनाई जा रही है, उस 9 मेंबर्स में से 3 स्टूडेंट्स को रैंडमली अपने को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, ठीक है, रैंडम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम कैटेगरी, क्या बोला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम कैटेगरी एंड द थर्ड वन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इज। मतलब हम जब रिमूव कर रहे हैं 3 स्टूडेंट्स को, तो क्या होना चाहिए कि 2 स्टूडेंट किसी एक कैटेगरी के होने चाहिए और कोई जो तीसरा स्टूडेंट हो वो किसी दूसरे कैटेगरी से होना चाहिए। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम कैटेगरी, किसी एक कैटेगरी से हमको 2 स्टूडेंट को रिमूव करना है और तीसरा स्टूडेंट को अपने को कहां से रिमूव करना है, दूसरे वाले कैटेगरी से। मतलब कैटेगरी का मतलब बीटेक, एमटेक, पीएचडी है, ठीक है। चलिए, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये समझाता हूं। सपोज करिए अपने को 3 स्टूडेंट को रिमूव करना है, ठीक है। तो केस 1 में लेता हूं, केस 1 में अलग कलर से डिफाइन करता हूं, ये लीजिए मैं कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो पहला केस 1, जब हम लोग स्टूडेंट को रिमूव कर रहे हैं, सपोज करिए कि मैं जो 2 स्टूडेंट को रिमूव कर रहा हूं वो मैं बीटेक वालों को रिमूव कर रहा हूं। मतलब 4 बीटेक स्टूडेंट में से मैं किसी 2 स्टूडेंट को रिमूव कर दिया और एक मुझे 2 महीने को रिमूव कर दिया। अब तीसरा स्टूडेंट है, उसको मैं कहां से रिमूव कर सकता हूं, मैंने ले लिया तीसरा स्टूडेंट को एमटेक वाले से। तो 3 में से कोई एक कैंडिडेट को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ एक और प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, एक और कंडीशन क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी नहीं, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 4 स्टूडेंट में से हमने किसी 2 बीटेक स्टूडेंट को एलिमिनेट कर दिया और तीसरा स्टूडेंट हम लोग यहां से भी तो ले सकते हैं, ठीक है। दैट मींस पीएचडी में से किसी एक स्टूडेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ये हो गया केस 1। दैट मींस इस केस में हमने क्या किया है, जो 3 स्टूडेंट हमें एलिमिनेट करना था, जो कि रिमूव करना था, उसमें से 2 स्टूडेंट हमने बीटेक वाले से ले लिया और तीसरा स्टूडेंट हमने एक बार इससे लिया और एक बार इससे लिया, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर और लिखा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में कंडीशन, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है हमारे पास में, दूसरी पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है, मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी, नहीं तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये लीजिए। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमें जो 2 स्टूडेंट एलिमिनेट करने हैं वो हम लोग एमटेक वाले से कर रहे हैं। 3 एमटेक स्टूडेंट में से 2 एमटेक स्टूडेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया और जो तीसरा वाला स्टूडेंट हमें एलिमिनेट करना है वो या तो हम यहां से ले सकते हैं या तो फिर यहां से ले सकते हैं। तो एक बार हम लोग यहां से लेते हैं, मतलब 4 बीटेक स्टूडेंट में से हमने एक स्टूडेंट को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मतलब 3C2, दैट मींस 3 एमटेक स्टूडेंट में से हमने 2 एमटेक स्टूडेंट को एलिमिनेट कर दिया और तीसरा वाला स्टूडेंट हम लोग अब यहां से ले रहे हैं, ठीक है। 2 पीएचडी में से एक एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, सेकंड केस में जो 2 स्टूडेंट हमें एलिमिनेट करने हैं वो हमने एमटेक वाले में से लिया है और जो तीसरा वाला स्टूडेंट हमें एलिमिनेट करना है वो हमने एक बार एमटेक वाले से लिया और एक बार पीएचडी वाले से लिया है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। एक बार आप थोड़ा सोच के देखिए तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आप सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, सोचेंगे नहीं तो फिर क्लियर नहीं होगा। चलिए, तीसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास में, अब हम लोग क्या करते हैं, जो 2 कैंडिडेट हमें एलिमिनेट करने हैं वो हम लोग पीएचडी वाले से ले लेते हैं। तो सॉरी कैंडिडेट तो हमारे पास 2 ही है ना, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये लीजिए। तो हमें अब क्या करना है, हमें जो 2 स्टूडेंट एलिमिनेट करने हैं वो हम पीएचडी वाले से ले रहे हैं। मतलब 2 पीएचडी स्टूडेंट है, उनमें से दोनों स्टूडेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया और तीसरा स्टूडेंट हम बीटेक वाले से ले लेते हैं। मतलब 4 में से किसी एक स्टूडेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं, 2 पीएचडी स्टूडेंट में से दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया और तीसरा स्टूडेंट हमने एमटेक वाले से ले लिया,
3 एमटेक स्टूडेंट में से एक को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 केसेस बन गए। इन 3 केसेस में ही हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं लोगों को इन 6 तरीके से। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका। इन 6 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, 2 स्टूडेंट सेम कैटेगरी से एलिमिनेट कर सकते हैं और तीसरा स्टूडेंट किसी थर्ड कैटेगरी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इनका क्या क्या नंबर है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर 4C2 अगर आप निकालेंगे तो 6 आएगा और 3C1 निकालेंगे तो 3 आएगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट हो गया 18, इस वाले पार्ट का हमें क्या मिल गया, 18 मिल गया। 4C2 हो गया 6 और 2C1 हो गया 2, दैट मीन्स 12। इस वाले केस में हमें मिल गया 12। यहां से क्या होगा, 3C2 होगा 3, 4C1 होता है 4, 4 3 12। इस वाले केस में कितना मिल गया भैया, 12 मिल गया हमें, ठीक है। 3C2 होगा हमारे पास में 3, 2C1 होता है हमारे पास में 2, दैट मीन्स 6, ठीक है। तो इस वाले केस में हमें क्या मिल गया, वैल्यू 6। 2C2 होता है 1, 4C1 होता है 4, तो यहां से मिल गया 4, ठीक है। 2C2 होता है 1, 3C1 होता है 3, तो ये हो गया हमारे पास में 3। तो सबके बीच में और है, तो सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 18 प्लस 12 30, 30 और 6 36, 36 और 12 मतलब 36 और 12 हो गया हमारे पास में 48, 48 और 7, 48 और 7 55। टोटल 55 वेज हो गए। टोटल 55 ways are there for removing 2 students from the same category and third student from the other category. ये 55 टोटल ways हो गए for removing 2 students from the same category and the third student from the another category, ठीक है। और अब हमको ये बताइए कि अगर हम क्या करें, टोटल 9 मेंबर्स थे, उसमें से हम क्या करें, 3 मेंबर्स को तो हमने हटा दिया, मतलब कि हम टोटल क्या कर रहे हैं, 6 ही स्टूडेंट को तो सेलेक्ट कर रहे हैं। टोटल 9 स्टूडेंट्स थे, 9 मेंबर्स थे, उनमें से हम 6 ही मेंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी 3 मेंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 9C6 हो जाएगा हमारे पास में। आप इसको कैलकुलेट करिए, मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूँ, तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो अगर आप इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे भी, 9C6 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 84 आएगा। 55 अपॉन 84 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.654। 55 अपॉन 84 दैट मीन्स 9C6 अगर आप करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए आप, आपको अगर आता है कैलकुलेट करना, नहीं आता है तो आप एक बार सीखिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो फिर आपको मैं नहीं सिखा पाऊंगा। 9C6 आपको बेसिक मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जो आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। 55 अपॉन 84 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.654। 84 क्या है, 9C6 की वैल्यू है, अगर आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। 55 अपॉन 84 आपको मिलेगा 0.654, जो कि है करेक्ट आंसर 0.654। अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर लिखना था, 0.654 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जो कि एग्रीकल्चर ब्रांच के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है, गेट 2021 के पेपर में। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स शेप्ड डाइस ईच विथ फेसेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। हमारे पास में क्या है, डाइस है। कितने डाइस है भैया, 2 डाइस है। 2 डाइस है हमारे पास में, जिसमें नंबर्स क्या क्या लिखे हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं डाइस पे, ठीक है। आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक साथ, ठीक है। 2 हमने डाइस लिया और दोनों डाइस को अपन एक साथ क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एन even number is rolled on each die। हमारे पास में क्या है, हमने क्या किया, मान लीजिए ये पहला थ्रो है और ये दूसरा थ्रो है, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल थ्रो कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ इरेज करता हूँ, ये कॉमन हटा देता हूँ। तो हमारे पास में क्या चाहिए, हमें 2 बारी हमें चाहिए। अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल कितने केसेस होंगे, 6 into 6। नीचे में डिनोमिनेटर में 36 केसेस होंगे। उन 36 केसेस में से ऐसे कितने केसेस होंगे जहां पर हमारे पास में दोनों डाइस पे क्या हो, इवन नंबर हो। तो इवन नंबर क्या होते हैं डाइस पे, 2 4 6। तो जब हम पहली बार डाइस पहले वाले डाइस पे फेंके तो उस पे क्या आना चाहिए, 2 4 6। दैट मींस इन 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ जाए पहले वाले डाइस पर। जब दूसरा वाला डाइस हो उस पे भी यही 3 नंबर में से कोई एक नंबर आना चाहिए, तभी तो वो इवन होगा।
बात समझ में आ रही है? 3c1 होता है 3, 3c1 होता है 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 2। 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, बट यहाँ पर हमारे पास में डेसिमल में नहीं पूछा है, हमारे पास में हमें यही इसी तरह से अपने को रहने देना पड़ेगा 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास में 1/4 जो है आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1/4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन गेट 2021 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड एज y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, x एंड y क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, चलिए लेट दिस एंड दिस डिनोट्स द वेरिएंस ऑफ x एंड y। ठीक है, ये हमारे पास में डिनोट कर रहा है क्या? वेरिएंस किसका? x और y का। ठीक है, द वेरिएंसेस आर रिलेटेड एज, तो ये दोनों जो वेरिएंस हमारे पास में दिया हुआ है ये आपस में कैसे रिलेटेड है ये हमें बताना। तो आपको पता होगा, जब मैंने प्लेलिस्ट में आप अगर देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएंगे वेरिएंस और इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन, दैट मींस मीन एंड वेरिएंस के ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहां पर मैंने ऑलरेडी वेरिएंस का जो ये होता प्रॉपर्टीज होता है वो मैंने ऑलरेडी वहां डिस्कस किया हुआ है। v ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू वेरिएंस, दोनों साइड हम क्या करेंगे? वेरिएंस लगा देंगे, वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वेरिएंस ऑफ 3। तो आपको पता होगा वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट किसी एक कांस्टेंट का अगर वेरिएंस निकालते हैं तो वो 0 होता है, और वेरिएंस ऑफ a इंटू एक्स का अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x हो जाता है, ये होता है। ठीक है, ये x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये a का काम करेगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा, प्लस वेरिएंस ऑफ y, दैट मींस 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वेरिएंस ऑफ x हमारे पास में डिनोटेड है इससे, और वेरिएंस ऑफ y डिनोटेड है, यहाँ y होगा ना, सॉरी, और हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास में आप देखिए कहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन के साथ में, ऑप्शन बी में दिख रहा है 4 वाला, आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको क्या कहा है? वेरिएंस की प्रॉपर्टीज को याद रखनी है, और एक्सपेक्टेशन की सेम प्रॉपर्टीज होती है, बस थोड़ा डिफरेंस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है ज्यादातर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के कंप्यूटर साइंस के सेकंड सेट में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर अ गिवन बायस्ड कॉइन, द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम ऑफ अ टॉस इज हेड इज 0.4। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है हमारे पास में? 0.4, दैट इज 4/10, या हो गई हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/10। ठीक है, क्या पूछा गया? दिस कॉइन इज टॉस्ड 1000 नंबर ऑफ टाइम्स, दैट मींस 1000 टाइम्स हमें क्या किया गया है? ये कॉइन को टॉस किया गया। लेट x denotes the random variable whose value is the number of times that had appeared in these 1000 times। ठीक है, x क्या डिनोट कर रहा है? कि हमारे पास में रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है x, जो कि 1000 नंबर ऑफ टाइम में से हमें क्या डिनोट कर रहा है? कि कितने टाइम हेड आया है। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अप टू 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू व्हाट? तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास में फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, √n/p/q होता है जब हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चंस होते हैं तो। ठीक है, तो √n/p/q, जहां पर कि n क्या होता है हमारे पास में? नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर इवेंट हैज बीन अकर्ड। ठीक है, p क्या है? हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, q क्या है? नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। तो रूट अंडर लगा दीजिए, n की वैल्यू लिख दीजिए, p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/10, q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/10। ये 100 और ये 100 यहाँ चला गया, यहाँ पे बच जाएगा भैया 240 बचेगा ना, 6 चौके 24, 24 × 10 240। इसकी अगर आप रूट अंडर करेंगे तो आपको 15.49 के आसपास आपको मिलेगा, जो कि करेक्ट आंसर है
15.49 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आप करेक्ट आंसर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में भी आपके पास में रेंज दिया हुआ था 15 से लेकर 16.0, दैट मींस 15.0 से लेकर 16.0 तक अगर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है 15.49, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 में हमने आई थिंक 5-6 क्वेश्चन देखे हैं। बाकी का जो क्वेश्चन हमारे पास में है गेट 2021 के बाकी पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। होपफुली मैं एज सुन एज पॉसिबल पार्ट 2 को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग शेयर करिए हमारे इस चैनल के लिंक को। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।